डोनाल्ड ट्रंप जैसे पाकिस्तान के नजदीक आए तो आप लोगों के साथ न जाने क्या छोटी सी बात सर टैरिफ की, उस पे आप लोगों ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कैसे छोटी भाई? आरजू जी हेलो, किसको बड़ी कहते हैं? पूरा का पूरा। भाई देखिए, मैं कल से कह रहा हूं, WTO में ये मैटर क्यों नहीं ले गए? अगर इंडिया टैरिफ का महाराजा है तो एक आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, उस इंस्टीट्यूशन में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, मीडिएशन का मैकेनिज्म है। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया अनफेयर टैरिफ लगाता है और आपने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बातचीत की है, तो रूल्स तो ट्रेड के गैट में मिलेंगे आपको। तो आप गैट में जाते हैं और उसके बाद वहां पे आप लड़ लेते हैं हमसे मुकदमा कि भाई ये चीजें हैं। वो सिस्टम से आपको जाना चाहिए था, मगर आप वो सिस्टम में भी नहीं जा रहे हैं। निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केस में निकारागुआ अमेरिका से केस जीत गया था। अमेरिका ने कभी उस डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया। तो बॉटम लाइन ये है कि भैया देखिए, अब अपने मन से यूनिलैटरली आप जो है टैरिफ पूरा का पूरा ऑर्डर तहस नहस कर देंगे, आप वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देंगे कि हमको लगता है जी टैरिफ है तो हम चाइना के ऊपर नहीं लगाएंगे, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ठीक है भाई, आप कीजिए, आपके देश है, आप तो उसके लिए बिल्कुल। तो सर इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आते हैं, इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स आते रहे यूएस के, क्या उन्होंने कभी इस तरह की कोई चीज निकाली है टैरिफ की या उसकी, जिससे कि इतना हंगामा हो गया? और जो इस वक्त है या ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोई नया ही एक कह लीजिए एक नई ही प्रॉब्लम लेकर आए हैं? देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कैरियर पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो उनकी जो समझ, वो ट्रेड बिजनेसमैन है तो उनका एक ऑब्सेशन है टैरिफ को लेकर के। अब मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूं और मैं इस तरीके से नहीं समझता कि क्या टैरिफ, मुझे इतना पता है कि फ्री ट्रेड दुनिया के लिए बेहतरी लाएगा। फ्री ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड में सारी कंट्री एक तरीके की नहीं होती है। कुछ कंट्री हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है, कुछ कंट्री पुअरली इंडस्ट्रियलाइज होती है, कुछ कंट्री बैकवर्ड होती है, कुछ कंट्री हाईली डेवलप्ड होती है, कुछ डेवलपिंग होती है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, और जो कंट्री डेवलप्ड है वह जहां इंडस्ट्रीज है, वो तो सामान बेचेगा, आपको सामान खरीदना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप वो चीज बनाते ही नहीं हो, वो आपके पास क्षमता नहीं है। जैसे आप आज की डेट में चाइना को देखें, उनकी जो सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी है वो अनपैरेलल्ड है। वो तो दुनिया भी उनसे दुनिया उनसे अभी कोई पंगे नहीं ले सकती आने वाले 4-5 सालों में। मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि भारतवर्ष में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, और मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट लगाया है वह धीरे धीरे अब एक जिसे कह लीजिए फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल सेमिकॉन इंडस्ट्री में जो है विक्रम 32 हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसको वो किया, विमोचित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के तहत में एप्पल फोन जो है आज की डेट में अमेरिका में जो एप्पल फोन बिक रहे हैं वो 90% या 100% वो सारे मेड इन इंडिया है। सो एक समय देयर वाज अ टाइम जब मेड इन यूएसए का क्रेज हुआ करता था। हमारे यहाँ कोई चीज अगर घरों में इंडिया में आती थी, वो मेड इन यूएसए, मेड इन यूके या मेड इन यूरोप लिखा हो, तो हम लोग तो ऐसे कूद जाते थे कि पता नहीं हमारे घर में आरजू जी ही आ गई है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये उल्टा हो गया। आज जिन देशों को वो घटिया कहते थे, उन देशों के मेड प्रोडक्ट उनके यहाँ पहुंच जाए। खैर ये सब मतलब बातें तो लेकिन सर बड़ी चीजें चेंज हुई है। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे बहुत से रिलेटिव्स जो हैं वो किसी ना किसी दूसरे कंट्री में जाते थे जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए और कई दूसरी चीजों के लिए। कभी हमने किसी को ऐसे परेशान होता नहीं देखा कि पता नहीं वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, कहीं पकड़ के निकाल तो नहीं देंगे। आजकल तो सर हर कंट्री, पाकिस्तान समेत, अगर पाकिस्तान को भी देखें तो वो भी अफगान सिटीजन्स को निकाल रहे हैं। आपके यहाँ भी बहुत इस तरह से बहुत कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया में जो है लोगों को निकाला जा रहा है और पकड़ पकड़ के जो स्टडीज करने आए उन्हें भी कहा बस 4 साल पढ़ाई करो और फिर फौरन जाओ। क्या लग रहा है आपको कि अब ये चेंज जो आया है ये अच्छा है या ये लोगों को और मुश्किल में डाल देगा? देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि यूएस जो है वीजा को भी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, वो वीजा को एज अ प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो बिल्कुल वो तो है ना। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन लोग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 100 में से 70% लोग ऐसे होते हैं, या 80% भी मैं कह लूँ, जो वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, बसने जाते हैं, इस माइंडसेट से जाते हैं। तो वो उनको पता है ये बात कि कोई अगर अमेरिका का स्टडी वीजा मांग रहा है या कोई अमेरिका में पढ़ने जा रहा है, तो 99% या 90% फेयर चांस है कि वो अमेरिका में ही रहना चाहता है, और वो ये जानते बूझते ही स्टूडेंट वीजा इशू करते हैं।
अब वो रूल्स को अगर वो बहुत ज्यादा वो बना रहे हैं, स्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि भाई अब हमारे यहाँ पे अगर आपको जो H1B वीजा नहीं मिलेगा, आपको जो वीजा है वो उसके रूल्स को आप फॉलो करें। जैसे जब मैं जर्मनी में या स्विट्जरलैंड में स्टूडेंट था, सिंगापुर में तो उतना कभी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सिंगापुर में मैं बहुत कम रहा, मतलब 3 महीना मैं स्टूडेंट के रूप में रहा और 6 महीना करीब मैंने जॉब किया वहाँ पे। तो बाकी टाइम मैं चाइना में रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए स्टूडेंट मैं चाइना में ही रहा जब मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में मास्टर्स कर रहा था। तो वहां पे मुझे उनका वीजा का रूल उतना नहीं पता था, लेकिन यूरोप में जो मैंने मास्टर्स और पीएचडी की उसमें मैंने ये बात महसूस किया कि हम लोग का जो वीजा होता था, स्टूडेंट वीजा, उस पर आप काम कर सकते हो, मगर उस काम की लिमिटेशंस होती थी। जैसे वीक में 20 आवर है तो आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो। दैट मीन्स एसेंशियली 4 घंटे अगर आप काम कर रहे हो एक दिन में, तो 5 दिन में आप काम कर सकते हो, ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। सो बॉटम लाइन है कि अब वो इन चीजों को पहले, और कई लोग ओवरलुक कर देते कि चलो अगर किसी ने ज्यादा काम कर लिया तो कुछ बोलते नहीं थे, अब वो उसको यूज कर रहे हैं। जैसे अभी चाइना वाले स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा ना कि 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को वीजा इशू कर दो, मगर इंडियंस का वीजा वो काट रहे, तो करते जाए, देखे कहां तक सिचुएशन आ रही है। आपने एक बयान सुना आरजू जी, फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका बयान आपको सुनना चाहिए। क्या कारण है? अगर नहीं सुना ना तो मैं आपके दर्शकों को और आपको सुनवाना चाहता हूं। इसमें कोई मतलब कॉपीराइट नहीं आएगा, इसलिए आप सुन लीजिए। सर आप भी सकते हैं, कुछ पता नहीं आजकल, आप वैसे बता दीजिए उन्होंने क्या कहा। फिनिश प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वी कैन नॉट लूज इंडिया। आप समझ रही हैं? उनका ये कहना था कि अगर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो, समझ रही हैं? सही समझ रही हूँ। तो ये गेम आप जीते। सुनिए। With the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday. तो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के जी, अभी नेटो ज्वाइन किया है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अगर वेस्ट और अमेरिका इसी तरीके की नॉन कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी अगर चलाता रहा तो ये गेम हम लूज कर जाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू विन द मैच इफ इंडिया इज नॉट इन आवर साइड। वी नीड इंडिया ऑन आवर साइड, ही सेड, पर्टिकुलरली इंडिया। दोस्तों, जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब बोलते हैं तो केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया सुनती है। और इस बार उन्होंने अमेरिका को ऐसा संदेश दिया है कि पाकिस्तान के कमर चीमा जैसे लोग भी हक्के बक्के रह गए। 3 सितंबर 2025 को जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने बहुत साफ और कूटनीतिक शब्दों में कहा कि आज की दुनिया में प्रिडिक्टेबिलिटी यानी स्थिरता और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया अमेरिका की पॉलिसीज़ को लेकर असमंजस में है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार और बदलती हुई विदेश नीति ने यूरोप और एशिया दोनों को चिंता में डाल दिया है। लेकिन ऐसे माहौल में जयशंकर साहब का ये बयान सीधे वाशिंगटन तक गूंज गया। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत और जर्मनी का रिश्ता भरोसे पर खड़ा है, हमारी पॉलिसीज स्थिर है और हमारा वादा कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल है। जर्मनी ने भी इस बात पर हामी भरी और कहा कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप आने वाले समय में और मजबूत होगी। इसका मतलब साफ है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि जब दुनिया अनिश्चितता में है तब दिल्ली और बर्लिन जैसे दोस्त भरोसेमंद और स्थिर रहकर एक नई दिशा दुनिया को दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये केवल भारत और जर्मनी रिश्तों की बात नहीं थी, असल में ये अमेरिका के लिए भी एक संदेश था। भारत ये कह रहा है कि हम किसी दबाव में आकर अपने फैसले बदलेंगे नहीं, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और हम स्थिरता और भरोसे को सबसे ऊपर रखते हैं। चाहे रूस से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे इंडो पैसिफिक में रणनीति की बात हो, या फिर यूरोप के साथ नए ट्रेड और टेक्नोलॉजी टाइप्स की बात हो, भारत हर जगह ये दिखा रहा है कि वो प्रेडिक्टेबल है और
और रिलायबल पार्टनर है। और ये बात पाकिस्तान जैसे मुल्कों को और भी परेशान करती है, क्योंकि उनका हर कदम अनिश्चितता और अस्थिरता से भरा हुआ है। और जब भारत जर्मनी और यूरोप के साथ खुलकर खड़ा है तो कमर चीमा जैसे लोग केवल हैरान हो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद कंफ्यूज रहता है कि उसको कहाँ रहना है, चाइना के साथ रहना है या फिर अमेरिका के साथ में रहना है, जो डॉलर भेज दे या जो पैसे फेंक दे उनको उनके साथ में रहना होता है। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि अमेरिका हो या कोई महाशक्ति, भारत अब वो देश है जो दूसरों के फैसलों पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपने फैसलों पर आगे बढ़ता है। आज भारत अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया को ये विश्वास दिला रहा है कि अगर आप स्थिरता, भरोसा और लंबी अवधि का रिश्ता चाहते हैं तो भारत से बेहतर आपका कोई पार्टनर नहीं हो सकता। और जयशंकर जैसी तेज़ और सटीक आवाज़ ये संदेश देती है तो दुनिया ज़रूर सुनती है, और पड़ोसियों में भी एक हलचल मच जाती है। वो भी सोचते हैं कि भाई बात तो सही कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ये आज का इंडिया है, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल और ग्लोबली रिस्पेक्टेड। क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं। तो सब 90,000 लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। क्या हमें किसी को बताने की जरूरत है कि हमने क्या किया कि नहीं किया? क्या उसमें पाकिस्तान के हजारों फौजी शहीद नहीं हुए, पुलिस वाले शहीद नहीं हुए? हमें 30 अरब डॉलर की मिसाल दी जाती है। तो सब आपको पता है पाकिस्तान का कितना इकोनॉमिक लॉस है? 600 अरब डॉलर का लॉस है। मैं 30 अरब डॉलर को क्या करूं जब मेरी इकोनॉमी 20 साल जो है वो नहीं चढ़ सकी। जिस मुल्क के अंदर हालात खराब हों, और वो हालात खराब हों कि जी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है, दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करना है, और पाकिस्तान के अंदर हम बैठ के अपने लोगों को भी शहीद करवाएं। अभी माइकल कोरेला ने कांग्रेस में क्या कहा है? पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर है। ये अभी 3 माह पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी कांग्रेस के अंदर ट्रंप ने क्या कहा है? थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सवाल ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आप तस्वीर को आधा ना देखें, तस्वीर को पूरा देखें और दिखाएं। यही ट्रंप तारीफें कर रहे हैं कांग्रेस में पाकिस्तान की। यही अमेरिकन सेंटकॉम का जनरल पाकिस्तान को कह रहा है कि आप हमारे काउंटर टेररिज्म पार्टनर हैं। अच्छा चीमा साहब, ये मुझे बताइए कि एक तो ये 90,000 का जो फिगर है ना, ये कहाँ से आया? 100 बिलियन डॉलर्स का फिगर कहाँ से आया? ये सारी स्पेकुलेशन है। कभी हम उसको कह देते हैं 100 बिलियन, कभी कह देते हैं 150 बिलियन। आज आपने उसको 600 बिलियन पे कर दिया। रहमान मलिक साहब जो थे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, उनका किसी ने मुझे वाकया सुनाया। किसी सेमिनार में अपने मुसेक्टी से पूछने लगे, कहते हैं वो पिछले सेमिनार में कितनी मैंने गिनती दी थी, कितने लोग मारे गए हैं? उन्होंने कहा 30,000। अच्छा चलो आज फिर 35 कर देने हैं। सो नोबडी हैज डन दिस रिसर्च। ये फिगर्स बस ऐसे ही चलते हैं सर। और इसमें कर लो, इसमें एक कमेंट। ये जो फिगर्स हैं, those figures have been quoted by the Chief of Army Staff of Pakistan जनरल आसिम मुनीर। ये मैंने खुद सुने, और ये फिगर्स उन्होंने कोट किए इस जगह पे, और ये जो है वो पाकिस्तान के मीडिया में भी आए हैं। आप इसको बेशक जो है वो वेरीफाई कर लें। 90,000 लाइफ लॉस्ट, मोर देन 600 बिलियन डॉलर्स का लॉस है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस है। ये मैं अपने जाती फिगर आपको नहीं, मैं मलिक नहीं हूं कि मैं 10,000 20,000 रुपए कर। जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीज बताई जाती है या मीडिया से शेयर होती है, मैं वही कहता हूँ। मैं अपने खोलो नहीं बैग लिखा कि इन्हें बंदे मार गया था, इन्हें नुकसान हो गया। चीमा साहब, जब ये फिगर कमर बाजवा म्यूनिख उसमें गए थे कॉन्फ्रेंस में, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने वहां पे 35,000 का फिगर कोट किया था। यहाँ 70,000 चल रहा था। एनी हाउ, इस चीज से हट के मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनाते कि यार ये जो दहशतगर्दी है इसको किसने प्रमोट किया, इसकी गलतियों से हम यहाँ तक पहुंचे। और नसीरुल्लाह बाबर साहब क्या कहा करते थे? तालिबान मेरे बेटे हैं, ये बच्चे हैं मेरे। सो हम तो सब क्रेडिट लिया करते थे इसका। और अफगानिस्तान में हमने कब मुदाखलत शुरू की? मैंने अपना थीसिस लिखा था अफगान रेजिस्टेंस पे, तो आई नो अ लिटिल बिट अबाउट अफगान हिस्ट्री। 73 में ये जो गुलबदीन हिकमत यार जैसे लोग जो हैं, भुट्टो साहब ने उस वक्त यहाँ बुला लिए थे। नसीरुल्लाह बाबर यूज्ड टू प्रमोट देम,
and we used to use them to foment trouble in Afghanistan. तो सर ये हिस्ट्री जो है ना बड़ी तल्ख है, और हमें वही बात है, जब तक हम अपना खुद जायजा नहीं लेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, उनकी लेपापोती करेंगे, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल. दिस चॉइस इज योर्स कि हमने भूसे में ही रहना है या कुछ क्लैरिटी लानी है, कुछ बेहतरी लानी है. अगर हम गरीब आवाम का सोचें तो फिर हम वाकई अपनी गलतियों का इतराफ करें और ये माने कि ये इनरेपरेबल मिस्टेक्स थी और हमने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए. वरना हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम तो बड़े क्या कहते हैं इनफेलेबल लोग हैं, हम तो गलती करते ही नहीं है. ये तो सारे जो है ना दुश्मन हैं हमारे, उनकी साजिशें हैं और हमारा कोई कसूर नहीं. वी आर वाइटर देन वाइट. इट इज ऑल एक्सटर्नलाइज करें हमारे अपने प्रॉब्लम्स को कि हमारा कोई कसूर नहीं, बस सारा कसूर जो है वो गैर मुल्कियों का है. दैट इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट स्ट्रेटजी. सर आपको मैंने जब ये पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये जो रिसेंट वाकये की आपने बात की कि हुआ है पहलगाम का, शायद हम जिक्र कर रहे थे, मैंने तो सिर्फ कहा कि कोई एक मुल्क दुनिया में अदर देन इंडिया, आपने कहा ना कि एक बंदा कहे ड्रंक है, 2 कहे, 3 कहे तो घर बैठ जाना चाहिए, चलो ठीक है, पाकिस्तान गलत है. लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, कोई एक मुल्क अदर देन इंडिया ये कहे ये पाकिस्तान ने ये इंसिडेंट करवाया. 1. सेकेंडली, जब मैं आपको पूछता हूँ कि अप्रैल का मुझे बताएं कि क्या हुआ है, आप मुझे 1973 में ले जाते हैं. मैं उदू पैदा भी नहीं सोया चौसा, मुझे तो पता भी नहीं उदू की होने. मैं तो आपको आज की बात कर रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ ये, आप ठीक है पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी दुनिया में बातें कही जाती हैं, मैं आपको तरकी जवाब दे रहा हूँ. जब हिलरी क्लिंटन कह रही थी इफ यू विल ग्रो वाइपर, तो ये वाइपर्स उन्होंने एक एक ले ला के तो बोए थे यहाँ, और फिर उन्होंने अपने भी $2 ट्रिलियन का नुकसान कराया इन्हीं वाइपर्स को खत्म करने के चक्कर में, और फिर इन्हीं वाइपर्स के साथ दोहा में डील कर दी गई. जो साहब मेरा साढ़े के ना जनाब सारा कुछ पा दो, इन वाइपर्स के साथ दोहा में डील करके गए, इन वाइपर से अपना 3000 फौजी मरवाया, इन वाइपर से 2-3 ट्रिलियन का नुकसान करवाया. इन वाइपर्स की वजह से हमें तो कह लें, जब वाइपर से आप डील कर जाएं और बाद में आप कहें जी आप हमसे आए, आपने डील नहीं करनी, आपने इनके साथ नहीं बैठना, हम वहां से आगे डील करके चले जाएंगे. मुन्नो तो सिर्फ इन्हीं सोच और साहब एक मुल्क साबित करे अदर देन इंडिया जिसने कहा जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया है, और दूसरा इंडिया ने एक सफिशिएंट एविडेंस दी वो हमारे पे हमला करने की कि जी हमारे पास ये एविडेंस. वो एविडेंस तो वो अपनी मॉनसून के सेशन में अपनी कांग्रेस में नहीं दे सके जी जनाब ये वो एविडेंस है. तो इसमें हमें क्यों, हमारे पे क्यों हमला करते हैं, इसमें थोड़ी रोशनी डालें. मैं कहता हूँ हिस्ट्री बड़ी तल्ख होगी, आए आज की बात करें, आज की बात से ही हमें कोई रास्ता निकाल के दें. चौर साहब, शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लेते हैं मोदी साहब के साथ, लेकिन मोदी साहब जब मिलते हैं हमला करते हैं, एरोगेंस होके आते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके बच्चों को. मुझे ये बताएं चौर साहब, जब इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने एक रैली में कहा था कि पाकिस्तान के नौजवानों अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये क्या चीज है चौर साहब, ये अमन है? जी चीमा साहब, एक तो ये आपने कहा कि जी जब पहलगाम हुआ तो कितने मुल्कों ने कहा कि ये पाकिस्तान ने कराया. सर माय काउंटर क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान की 9 साइट्स पे या 10 साइट्स पे, कितने मुल्कों ने उसकी मजम्मत की कि दिस इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान. इसी तरह से बालाकोट पे जब उन्होंने किया, कितने मुल्कों ने कहा कि जी दिस इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान. इसको भी जरा देखिए, और ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है ना, अभी एससीओ ने भी किया कि ये जो है पहलगाम जो है इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. हमारे यहाँ क्या चल रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा ये कह रहा है विच हैज बिकम द स्टेट्स नैरेटिव, ये जी उन्होंने खुद किया, जी खुद बंदे मारे ने. इस मुल्क ने कहा कि जी इन्होंने खुद किया है, ये ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है. नेम वन कंट्री, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन टर्की, कि जी ये फॉल्स फ्लैग है. और पाकिस्तान में आप देखिए हर बंदा ये कह रहा फॉल्स फ्लैग फॉल्स फ्लैग, हमारा मंत्र बन गया है ये फॉल्स फ्लैग का, और हम इस पर तनकीदी नजर डालने के लिए तैयार नहीं है. हम कहते हैं दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो
कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। क्या आपको कह रहे थे कि फॉल्स फ्लैग की बात कर रहे थे, लेकिन तो सवाल सिंपल सा बनता है, कि जी किस मुल्क ने कहा कि जी पाकिस्तान तो फॉल्स फ्लैग कह रहा है, कोई और मुल्क तो नहीं कहेगा। देखिए भारत और ट्रंप ने नहीं कहा, जब इंडिया ने हमला किया ट्रंप ने नहीं कहा दिस इज शेमफुल, क्या कहा था पहला सेंटेंस ट्रंप की जुमले से No, क्या? no, 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 Shiva sir, no. He said it is a shame. It is a shame that these things are happening. That is a totally different thing than saying shameful. मेरी बात उसको दोबारा पढ़िएगा स्टेटमेंट को। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा फिर से वही रट लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से हाथ मिलाने की कोशिश की, 90,000 सैनिक भी हमारे मारे गए, लेकिन भारत हमसे हाथ नहीं मिलाता, हम भी आतंकवाद से परेशान हैं। तो सबसे पहले बात साफ ये होनी चाहिए कि जो 90,000 सैनिकों का आंकड़ा आप घुमा फिरा कर बताते हैं, वो पाकिस्तान की खुद की गलतियों और गलत नीतियों की वजह से है। इसमें भारत का कोई लगाव नहीं है। आपको बहुत शौक़ था ना अमेरिका का साथ देने के लिए, उसने आपको कुत्ता बनाया और आपने उसके लिए पैसे लिए और ये हाल आपका है। दूसरी चीज़ है, भारत से हाथ मिलाने की कोशिश की, तो भारत ने हमेशा कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे, अपनी ज़मीन से भारत के खिलाफ आतंकी ठिकाने बंद कर दे, तो बातचीत हो सकती है। लेकिन हकीकत क्या है? कारगिल, 26/11, पठानकोट, पुलवामा, ये सब किसने किया? और हर बात सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान या तो इनकार करता है या फिर अपने आतंकियों को हीरो बनाकर पेश करता है। चीमा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से परेशान है, और अगर भाई वाकई परेशान है तो हाफिज़ सईद, मसूद अजहर और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन को आप क्यों पाल रहे हैं? क्यों इनको पेंशन मिलती है? क्यों इनको मंच दिए जाते हैं? और जहाँ तक बात पहलगाम अटैक की कर रहे हैं कि भारत को सबूत देना चाहिए अगर पाकिस्तान ने करवाया है, तो भारत ने बार बार डोजियर और सबूत दिए हैं आपको। लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है कि जब तक कैमरे पर आतंकी खुद कबूल ना कर ले, तब तक वो मानने से इनकार कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान खुद अपने घर में आतंकियों को पकड़ने और सज़ा देने की नीयत क्यों नहीं दिखाता? तो असलियत ये है कि पाकिस्तान भारत से बराबरी की बातचीत चाहता है, जबकि आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हालत सबको पता है। भारत एक ग्लोबल प्लेयर है और पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने में भी मुश्किलें झेलता है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हमने हाथ बढ़ाया लेकिन भारत ने नहीं मिलाया, ये तो बस अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली कहानी है। तो चीमा साहब, भारत को उपदेश देने से पहले अपने घर की सफाई कीजिए, आतंकवाद बंद कीजिए, नफरत की फैक्ट्री बंद कीजिए, और बार बार ये 90,000 सैनिकों का जो रोना आप रोते हैं ना, ये भाई रोना मत रो भाई, उसके लिए तुमने डॉलर्स लिए हैं यार। आज भी जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, तो भाई सुनो, वो ना फिर से तुमको कुत्ता बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर आपको कुत्ता बनना है तो खुश रहिए भाई, बनिए कुत्ता। कल के फिर आप ये जो 90,000 का सैनिकों का रोना रोते ना, यही चीज़ बढ़कर कम से कम 2 लाख हो जाएगी। तब कहेंगे कि हम भी आतंकवाद से परेशान हैं, इसके लिए हमने 2 लाख सैनिकों को खोया है। ये आपकी नीतियां हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, और भारत को आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करना है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।